हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो बहुत ही खास है। यह वीडियो क्रिएशन वर्सेस इवोल्यूशन के बारे में है, यानी दुनिया को बनाया गया है या अपने आप बनी है। आज हम इस वीडियो में जो दिखाने जा रहे हैं, ना तो वह कभी आपने सुना होगा और ना देखा होगा। आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं बताया होगा जो खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। इसमें एक तरफ वेदों की थ्योरी होगी, दूसरी तरफ साइंस की थ्योरी। देखते हैं जीत किसकी होगी। साइंस की जो सबसे पहले और पॉपुलर थ्योरी है वह है बिग बैंग, जिसमें बताया गया है कि दुनिया का निर्माण बिग बैंग से हुआ और तब से यह ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। धर्म कहता है कि दुनिया को बनाया गया है, जबकि साइंस कहती है कि सब अपने आप हुआ। आज हम साबित करेंगे कि इन दोनों में कौन सही है और असल में यह दुनिया कैसे काम करती है, यह दुनिया कैसे बनी। इसे समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि यह दुनिया काम कैसे करती है। जिस प्रकार हमारा जन्म होता है, फिर हमारा विकास होता है और अंत में हम बूढ़े होकर मर जाते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि मरने के बाद हमारा क्या होता है? चलिए जानिए। हमारा शरीर छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर के किसी भी अंग, चाहे वो बाल हो, त्वचा, हड्डी या खून, कुछ भी हो, सब एटम से बने हैं। और हमारे शरीर में भी अरबों एटम होते हैं। जब हमारी मौत होगी तो या तो हमें जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा और धीरे धीरे हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। पर यह सच नहीं है, क्योंकि साइंस कहती है कि एटम को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारे शरीर के सभी एटम हमारी मौत के बाद भी सुरक्षित रहेंगे, पर वो इस वातावरण में फैल जाएंगे और अलग अलग रूप ले लेंगे। हो सकता है जो फल आप खा रहे हो उसमें जो एटम है वो आपके किसी पूर्वज के हो। यह संभव है। इससे साबित होता है कि हमारा शरीर कभी नहीं मरता, सिर्फ रूप बदलता रहता है। आप दुनिया की कोई भी चीज़ देख लो, वो ख़त्म होने के बाद अपना रूप बदल लेगी, पर कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इसी प्रकार सितारे, ग्रह, उपग्रह या इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ हो, उनका भी जन्म होता है और अंत भी। हमारे सूर्य का जन्म 4.6 अरब साल पहले हुआ था और अभी भी यह जवान है। इसकी मौत 4.5 से 5.5 अरब साल बाद होगी। इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों सितारे हैं, जिनमें से कुछ का निर्माण अभी अभी हुआ है, कुछ जवान हैं तो कुछ बूढ़े और बहुत से मर चुके हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर मरने के बाद रूप बदलता है, उसी प्रकार सितारे मरने के बाद या तो ब्लैक होल में बदल जाएंगे या ब्लैक ड्वार्फ में। जब कोई सितारा ब्लैक होल में बदल जाता है तो ब्लैक होल भी रेडिएशन छोड़ता है, जो ऊर्जा के रूप में होती है। पर आइंस्टाइन का सिद्धांत E=mc² कहता है कि यदि कोई चीज़ ऊर्जा में बदल रही है तो उसका द्रव्यमान भी कम हो रहा है। इस प्रकार एक दिन ब्लैक होल भी धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ते हुए पूरा खत्म हो जाएगा। पर क्या आप जानते हो कि वो ऊर्जा कहाँ जाती है? चलिए समझिए। बिग बैंग के निर्माण से पहले कोई एटम नहीं थे। सारी ऊर्जा एक बिंदु पर ही सीमित थी, जिसमें विस्फोट हुआ और वह फैलती गई। इसी ऊर्जा से सभी एटम और बाद में सभी सितारे और ग्रहों का निर्माण हुआ। यानी बिग बैंग ने साबित किया कि ऊर्जा पदार्थ में बदल सकती है और ब्लैक होल ने साबित किया कि पदार्थ ऊर्जा में बदल सकता है। और यही आइंस्टाइन का नियम E=mc² भी कहता है। पर जो ऊर्जा ब्लैक होल से निकलती है वह कहाँ जाती है? बिग बैंग का विस्फोट 13.7 अरब साल पहले हुआ था और एक सितारे की लाइफ 10 से 11 अरब साल होती है। पर बिग बैंग के बाद जो ऊर्जा थी उससे ही हमारे सितारों का निर्माण हुआ था और सभी सितारों के बनने की प्रक्रिया एक ही थी। और आज दुनिया में जितने भी सितारे हैं या उनके ग्रह हैं, सब एक ही जैसे मॉडल के हिसाब से काम करते हैं। यानी
जब सभी सितारों का निर्माण एक ही जैसी क्रिया से हुआ है तो उनकी उम्र भी लगभग एक जैसी ही रही होगी। इस हिसाब से तो दुनिया के सभी सितारों की उम्र लगभग 11 से 12 अरब साल होनी चाहिए। पर आज कुछ सितारे तो 10 से 11 अरब साल पुराने हैं, कुछ मर चुके हैं तो कुछ का अभी अभी जन्म हुआ है या हो रहा है। इससे साबित होता है कि ब्लैक होल की ऊर्जा से ही नए सितारों का जन्म हो रहा है। यानी ब्रह्मांड की हर एक चीज रिसाइकल होती है। पहले हमारा जन्म होगा, फिर मौत और फिर पुनर्जन्म। इस प्रकार चक्र चलता रहेगा। और यह बात सिर्फ हम इंसानों पर ही नहीं बल्कि दुनिया की हर चीज पर लागू होती है। जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ होते हैं, वैसे ही ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। और इसी प्रकार आकाशगंगा ब्लैक होल के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और इस पूरे ब्रह्मांड का भी एक सेंटर होगा। और यह भी हो सकता है कि ब्रह्मांड भी असंख्य हो। अब सवाल यह है कि वेदों की थ्योरी सही है या साइंस की। साइंस की थ्योरी कहती है कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, ना समय, ना सितारे, ग्रह, ना कोई फोर्स और ना कोई सिद्धांत। सब कुछ बिग बैंग के बाद उत्पन्न हुआ। और जो दुनिया हम देखते हैं सिर्फ वही दुनिया है, इसके अलावा कोई और नहीं। पर वेदों की थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड असंख्य है और यह दुनिया बनती रहती है और खत्म होती रहती है और यह चक्र हमेशा चलता रहेगा। इन दोनों थ्योरियों की तुलना करके और जो मैंने दुनिया के बारे में अभी तक साबित किया है उसके हिसाब से तो वेदों की थ्योरी ज़्यादा विश्वसनीय है। अब जानते हैं कि इस दुनिया को किसी ने बनाया है या अपने आप बनी है। पिछले कुछ दशक में साइंस ने दुनिया में चौंकाने वाले आविष्कार किए हैं। साइंस की स्पीड भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर 3 साल में कंप्यूटर के प्रोसेसर में लगने वाले ट्रांजिस्टरों की संख्या डबल हो जाती है, जिससे कंप्यूटर की क्षमता दोगुनी हो जाती है। 40 साल पहले कंप्यूटर में बहुत ही सिंपल गेम या जिसमें सिर्फ एक डॉट थी। उसके 10 साल बाद मारियो आया जिसमें 2D ऑब्जेक्ट थे। उसके 10 साल बाद 3D वाले गेम आए जो हमें काफ़ी हद तक वास्तविक लगने लगे, जैसे ये चीज़ें हमारी असल दुनिया में होती हैं। और उसके 10 साल बाद यानी कुछ साल पहले VR गेम आए जिसकी मदद से हम गेम खेलते समय ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम सच में गेम के अंदर हो। अगर हम गेम के अंदर उड़ रहे हैं तो हमें सच में ऐसा फील होता है जैसे हम असल में उड़ रहे हो। और आज हम नो मैन स्काई और स्टार सिटीजन जैसे गेम बना रहे हैं जो सिमुलेशन तकनीक पर काम करते हैं। इस तरह की गेम में हमारा ऑनलाइन की दुनिया में एक अलग ही अवतार होता है और वहां पर हम दूसरी जिंदगी जीते हैं और वह दुनिया हमें वास्तविक लगने लगती है। कुछ समय बाद गेम के अंदर ऐसी दुनिया होगी जिसमें हर चीज़ की डिटेल होगी और वह दुनिया हमें अपनी वास्तविक दुनिया जितनी ही वास्तविक लगेगी, बल्कि उस दुनिया में हम वो सब मज़ा ले पाएंगे जो इस दुनिया में नहीं ले सकते। सिमुलेशन तकनीक के बाद दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट और महान इंसान यह बात मानने लगे हैं कि हमारी दुनिया जिसे हम असली दुनिया मानते हैं वह भी सिम्युलेटेड वर्ल्ड हो सकती है, यानी हम सब किसी प्रोग्रामिंग का हिस्सा हैं। ऐसा मानने वाले लोगों में बिल गेट्स और इलोन मस्क जैसे महान लोग भी हैं। यानी साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे यह मानने लगी है कि यह दुनिया किसी ने प्रोग्राम की है। साइंस उसे प्रोग्रामर कहते हैं और धर्म उसे भगवान कहता है। हो सकता है वेदों को लिखने वाले को सच में इस दुनिया की असली सच्चाई पता हो या बस यह उसकी कल्पना हो, पर एक बात तो तय है कि वेदों की थ्योरी वाकई में कमाल की है। अब सवाल यह है कि साइंस पर भरोसा करना चाहिए या धर्म पर। आइंस्टाइन ने ब्लैक होल को नकार दिया था,
पर उनकी यह सोच बाद में गलत साबित हुई जब ब्लैक होल की खोज हुई। इससे साबित होता है कि दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक भी गलती कर सकता है। इसी प्रकार धर्म में भी बहुत सारी गलतियां हैं, पर जो इंसान अपने तर्क वितर्क से सच को जानने की कोशिश करता है वही सफल होता है। कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि धर्म सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान देता है। यदि ऐसा होता तो वेदों में या बाकी धर्म की किताबों में दुनिया के बनने का सिद्धांत, ग्रहों और सितारों की जानकारी, मेडिकल की बातें, योगा, मेडिटेशन और आयुर्वेद की बातें ना लिखी होती। असल में हजारों साल पहले भी आज की तरह हर फील्ड के बारे में लोगों को जानकारी थी और तरह तरह की वो खोजें करते रहते थे और उन सभी बातों को धर्म की किताबों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे। प्राचीन काल में भी लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, बहुत सी धातुओं की खोज हुई है। नौकायन और पहिए का आविष्कार हुआ है। खेती की तकनीक का विकास हुआ और बीमारियों का इलाज भी ढूंढा गया। हमारे देश में तो खगोल शास्त्र, जियोमिति, त्रिकोणमिति, अंक गणित, मेडिकल की किताब, सुश्रुता संहिता समेत हर सब्जेक्ट की किताब थी। पर प्राचीन काल में सब शिक्षा धार्मिक माध्यम से ही दी जाती थी। पर आज हमने साइंस और दूसरी शिक्षा को धर्म की शिक्षा से अलग कर लिया। इसलिए हमें लगने लगा कि ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हैं। धर्म में तब तक सब कुछ ठीक था जब तक धर्म भी साइंस की तरह आगे बढ़ रहा था। पर जब धर्म की किताबों को भगवान की किताबें मान लिया गया और उनमें सुधार की बातें करने वालों का विरोध होने लगा, तो धार्मिक सिस्टम के द्वारा समाज में होने वाला सुधार रुक गया। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। पर साइंस में अपार संभावनाएं हैं। हम किसी भी फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं। पहले जो खोज हो चुकी है उनको गलत साबित करके कोई नया सिद्धांत दिया जा सकता है। इसलिए साइंस हमेशा आगे बढ़ रही है और नई नई खोजें हो रही हैं। पर धर्म को हमने सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान तक ही सीमित कर दिया है। इसलिए धर्म आज भी वहीं खड़ा है जहां हजारों साल पहले था। अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारा देश प्राचीन काल की तरह हर चीज में आगे हो, तो हमें साइंस और रिसर्च को बढ़ावा देना पड़ेगा और धर्म की गलतियों को सुधार कर अंधविश्वास को दूर करना होगा। पहले की तरह तर्क वितर्क को अपनाना पड़ेगा। आज जो देश रिसर्च पर ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं वही आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जापान, इजराइल, साउथ कोरिया और चीन इत्यादि। पर हम इन चीज़ों में पिछड़ रहे हैं। साइंस और धर्म को लेकर बहस करने से सिर्फ समय की बर्बादी होगी और कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर कोई इंसान धार्मिक रहते हुए भी तर्क वितर्क से सोचता है तो वह भी एक महान इंसान बन सकता है, जैसे रामानुजम, APJ अब्दुल कलाम इत्यादि। आज भी दुनिया में 90% से ज़्यादा साइंटिस्ट किसी न किसी धर्म को मानते हैं। क्या यह सच नहीं है? इजराइल एक यहूदी देश है और वह अपने धर्म को लेकर बहुत ही सीरियस है। फिर भी इजराइल की टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए एक मिसाल है। हमारे देश के लोग दो विचारधाराओं में बंटकर रह गए हैं, एक धर्म को मानने वाले और दूसरा विरोध करने वाले। जो नहीं मानते वो धर्म को गालियां देते हैं, हर चीज के लिए धर्म को जिम्मेदार मानते हैं, जबकि दूसरे लोग धर्म के पक्ष में बोलते हैं, इनकी बातों का जवाब देते हैं। इसी तरह ये दोनों लोग अपना टाइम खराब कर रहे हैं और एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। क्या इस प्रकार हमारा देश आगे बढ़ सकता है? नहीं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जो रामायण और महाभारत को लेकर थी। बहुत से लोग अपना पूरा जोर इस बात पर लगा रहे हैं कि ये सिर्फ कहानी थी। ये कहानी हो या सच, आज हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये हजारों साल पहले की बात थी। पर इनसे आज हम क्या सीख सकते हैं, यह बात महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को रामायण और महाभारत में कमियां लगती हैं
वो उन गलतियों से सीख कर सबक ले सकते हैं और जिन्हें इनमें अच्छाइयाँ लगती हैं वो उन अच्छाइयों को अपने जीवन में अपनाकर अच्छा इंसान बन सकते हैं। पर हम भारतीय हमेशा मूर्ख ही बने रहना चाहते हैं। हमने अपनी रिसर्च में पाया कि ना तो साइंस पूरी तरह सही है और ना ही धर्म पूरी तरह गलत है, पर साइंस जिस तरीके से काम करती है उसमें हमें तर्क वितर्क से सोचने की आज़ादी मिलती है और धार्मिक रहते हुए भी कोई इंसान महान वैज्ञानिक बन सकता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।